हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से जो आर्किटेक्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की इंडियन आर्किटेक्चर, जो कि है हमारी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम अभी, और पूरा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे बुक। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत जल्द से इसको सिलेबस के हिसाब से सब कुछ कंप्लीट करूँ, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा जो आपको चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, हर एक कंटेंट सब कुछ। और इसके बाद एक एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, नई तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, और जो भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू हो गया या फिर आंसर राइटिंग, सब कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप अगर चाहो तो आंसर राइटिंग इसकी अलग एक आप खुद बना के मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप डाल सकते हो आपकी आंसर राइटिंग। अगर आपको कुछ अलग तरीके से चाहिए या फिर आपने अलग कुछ तरीके से बनाया है आंसर राइटिंग इस क्वेश्चन को लेकर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर। अब हम पढ़ेंगे इंडियन आर्किटेक्चर। देखिए, ये जो नितिन सिंघानिया की बुक है वहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर के साथ स्कल्पचर भी कुछ हद तक दिया गया है, पोटरी वगैरह भी दिया गया है, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे ओनली आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। पहले आर्किटेक्चर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्कल्पचर, और उसके बाद पोटरी जो भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जो है हड़प्पन आर्किटेक्चर। और हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में आपको शायद अपने एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ओनली आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पन आर्किटेक्चर जो था ये एक रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज बोला जाता है इंडिया की, जो कि देखिए बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन था जो कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, वो थोड़ा थोड़ा वो सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, वो एकदम से ख़त्म हो गई। उसकी कुछ भी चीज़ हमारे मतलब आज तक जो एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक कुछ भी उसका अभी तक मतलब कैरी नहीं किया गया। उसकी कोई भी आर्किटेक्चर को हम आगे तक नहीं देख पा रहे। जब उसकी वो सभ्यता ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ उसकी आर्किटेक्चर भी ख़त्म हो गई। लेकिन हड़प्पन आर्किटेक्चर, जिसको अलग फॉर्म में कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके ख़त्म होने के बाद भी आज तक एंशिएंट हमारे जो मॉडर्न टाइम है वहाँ पे भी कुछ कुछ आर्किटेक्चर, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से भी फॉलो किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है हम आगे पढ़ेंगे, और आंसर राइटिंग में भी इसको देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे मॉडर्न डिजाइन को, अर्बन प्लानिंग में भी इसकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। तो कैसे मिलती है, चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडियन आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर एक होता है, इसका जो वर्ड है आर्किटेक्चर, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड जिसका नाम है टेक्टन, और टेक्टन का मीनिंग ये है बिल्डर। ठीक है, एक बिल्डर ही होता है जिसके पास क्रिएटिविटी होता है, और वो हर एक चीज़ क्रिएट कर पाता है। और जो भी क्रिएटिविटी इसको बोलते हैं कि आप कुछ भी क्रिएट करो, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए कि हाँ ये मीनिंग कैरी कर रहा है, ये इमेज या फिर ये आर्किटेक्चर या बिल्डिंग जो भी आप बनाया हो। तो इस वो फाउंडेशनल कंसेप्ट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमैनिटीज इटर्नल क्वेस्ट टू क्रिएट मीनिंगफुल स्पेसेस। इसको बोलते हैं बिल्डर। मतलब जो बिल्ड करता है, एक मीनिंगफुल चीज़ देता है एक चीज़ को, उसको बोलते हैं बिल्डर। तो वहाँ से कैरी किया गया है आर्किटेक्चर की मीनिंग। तो हमारे इंडियन आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या है? देखिए, हम यहाँ पे और किसी के बारे में आर्किटेक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया की आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या फीचर्स कैरी करती है? पहले तो है कल्चरल रिफ्लेक्शन। क्या है? हमारे इंडिया के जो डिफरेंट डेवलपमेंटल फेजेस आए, डिफरेंट इरा आए, जैसे कि हमारे एंशिएंट पीरियड हो गए, उसके बाद हड़प्पन आईबीसी जो आईबीसी के पीरियड आ गए, उसके बाद वैदिक पीरियड आ गए, उसके बाद मिडेवल पीरियड, उसके बाद मॉडर्न पीरियड। तो डिफरेंट पीरियड में, डिफरेंट फेजेस में जो जो आर्किटेक्चरल स्टाइल उनके टाइम पे जो भी क्रिएटिविटी थी उनके दिमाग में, उन्होंने अपने आर्किटेक्चरल फॉर्म में वो सब डाला।
तो उसको उसकी रिमेन्स से हमें आज जब हम खुदाई करते हैं, उसके रिमेन्स जो मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो कितने क्रिएटिव थे, वो क्या-क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करके गए हैं वो लोग, और कहीं न कहीं हमें मॉडर्न टाइम में भी उससे इन्फ्लुएंस मिलती है। तो ये कल्चरल रिफ्लेक्शन बहुत कैरी करता है हमारे आर्किटेक्चर। उसके बाद रीजनल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रॉन्ग गांधार इन्फ्लुएंस पड़ा कश्मीर में ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू टैक्सिला एंड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। जो टैक्सिला की जो सिचुएशन था, वो एक ऐसे स्ट्रैटेजिक सिचुएशन में टैक्सिला था जहाँ पे गांधार की एक हार्टलैंड था टैक्सिला, और यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा था, क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुशन पीरियड में यहाँ पे कनिष्का के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे क्योंकि एक बहुत और इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी सेंटर ऑफ लर्निंग बन गई, दुनिया के हर एक तरफ से स्कॉलर्स आते थे यहाँ पे लर्निंग करने के लिए। तो और ये इसकी पोजीशन इतना स्ट्रैटेजिक है कि ये एक ट्रेड रूट कैरी करता है थ्रू टू द सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड में जो भी इन्वाजन हुआ है, पर्सिया हो गया, ग्रीक हो गया, जो भी लोग यहाँ पे आके गए, वो इसी माध्यम से आके गए, तो हमारे इंडिया के अंदर घुसते गए। तो जिसके वजह से उनकी जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, उनके जो कल्चर ट्रेडिशन, जो कस्टम्स वो कैरी करते थे, वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में फ्यूजन होता गया। इसी रीजन के वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी फॉर्म ऑफ कल्चर ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। तो और एक यूनिक डेवलपमेंट इन क्यूमान, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिल्स, इसका भी काफ़ी रीजनल इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे आर्किटेक्चर पे। जैसे कि ये बात आपको पता होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में, उनकी लोकेशन इस तरह की है कि वहाँ पे काफ़ी वो, क्योंकि माउंटेन के निचले वाला हिस्से में आते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा लैंडस्लाइड होता है या अर्थक्वेक होता है। तो इसको रजिस्ट करने के लिए उनके क्रिएटिव माइंड ने काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ों को, मतलब वो इस तरह के आर्किटेक्चर बनाते थे। जैसे ऊड, वहाँ पे डिओडर लॉक्स ऊड काफ़ी मिलता है। डिओडर और स्टोन को मिला के वो एक इंटरलॉकिंग मैनर पे वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि जब अर्थक्वेक हो वहाँ पे स्टेबिलिटी मिले आपको, काफ़ी खराब ना हो, मतलब जो भी आर्किटेक्चर, वो भी घर वो बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो गिरा ना, खराब ना हो, नष्ट ना हो। तो इसी वजह से वो इसी पैटर्न पे यार्ड को विस्टर्न करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो स्टोन यूज़ करते हैं वो उनको इंसुलेशन देता था, मास मतलब वेट देता था, तो इसी हिसाब से इसी पैटर्न पे बनाते थे। और एक जैसे कि वो कोनिकल फॉर्म में वो बनाते थे घर और हाउस पिरामिड शेप में, ताकि जब स्नोफॉल हो वो रूफ में स्नो जमकर ना रहे और इंसुलेशन प्रोवाइड करे, वो स्नो नीचे गिर के नीचे आ जाए। तो देखिए वहाँ तब भी उनका माइंड कितना क्रिएटिव होता था। तो ये सारी चीज़ों भी रीजनल इन्फ्लुएंसेस हमारे आर्किटेक्चर को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। रिलीजियस नेचर, हमारे आपको पता है जितना सारा हमारा आर्किटेक्चर है, ऑलमोस्ट हर एक आर्किटेक्चर रिलीजियस थीम को कैरी करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यूपी का जो 6th सेंचुरी एडी में बनाया गया था देवगढ़ में जो टेम्पल है। फिर मध्य प्रदेश में जो कुथरा टेम्पल है, नचना कुथरा टेम्पल, वो भी कहीं ना कहीं रिलीजियस, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमको हमारे मॉडर्न टाइम में भी इन्फ्लुएंस करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है हमारे इंडियन आर्किटेक्चर की कुछ फीचर्स। और एक बात यहाँ पे टर्म में डिफाइन करना चाहूँगी, जिसका नाम है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी का मतलब ये है कि कुछ सिंबल्स या फिर इमेज को देखकर आप ये डिफाइन करोगे वो इमेज या फिर वो सिंबल क्या मीनिंग कैरी करता है, क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी इसके पीछे है। ठीक है, और ये क्रूशियल होता है अंडरस्टैंडिंग इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज, क्योंकि तभी ना इतना एक्सप्रेस करने वाले लैंग्वेजेस डेवलप नहीं हुए थे। इसी वजह से वो इमेजेस को लेकर खुदाई कर लेते थे अपने आर्किटेक्चरल फॉर्म में। और जिसको अब जब हम हमारे खुदाई होता है, जो भी इंस्क्रिप्शन स्कल्पचर्स निकलते हैं, तो क्योंकि हमारे लैंग्वेजेस काफ़ी डेवलप हो गए हैं, हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे हम पता लगा सकते हैं वो किस इमेजेस के बारे में, कौन से इमेजेस क्या मीनिंग कैरी करता है, क्या स्टोरी कैरी करता है। तो ये सारी जो चीज़ें होते हैं हमारे इंडियन आर्किटेक्चर की। ओके, अब बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, पहले एंशिएंट इंडिया, उसके बाद मिडिवल इंडिया, इसके बाद मॉडर्न इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ेंगे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद मौर्यन आर्किटेक्चर,
उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, मौर्यन पीरियड के बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद गुप्ता एज आ गई उसकी आर्किटेक्चर, उसके बाद साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। ये हो गया हमारा एंशिएंट इंडिया। हर एक टाइम पीरियड की हम एक एक वीडियो बनाएंगे, एक बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी हो जाने वाला है और आप लोग भी बोर हो जाने वाले हो। तो मिडेवल इंडिया में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो, और मुगल आर्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों तो मिडेवल इंडिया में राज कर रहे थे, इसी टाइम को तो मिडेवल इंडिया बोला जाता था। और मुगल के साम्राज्य खत्म होने तक हमारा आ गए मॉडर्न इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिशर आ गए। और ब्रिटिशर आने के बाद काफ़ी हद तक चेंजेस सब कुछ हो गया, क्योंकि वेस्टर्न साइड की और हमारे ईस्टर्न साइड की हर एक चीज़ की मिलावट हो गई। और यहाँ पे इंडो गोथिक स्टाइल, नियो रोमन स्टाइल, हर एक चीज़ की आर्किटेक्चर धीरे धीरे आ गई। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए, हर एक वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए। काफ़ी सारे अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी और आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू होता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन द सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम बीसी। सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम बीसी मतलब मान सकते हैं आप 33 मतलब 3300 बीसी, लगभग उसी टाइम पीरियड से ये चली आ रही थी। और उसका ख़त्म होते होते लगभग हो गया 1300 बीसी ही। ठीक है, तब तक वो सेकेंड हाफ ऑफ मतलब थर्ड मिलियन बीसी से वो सिविलाइजेशन चला, काफ़ी देर तक चला। और स्प्रेडिंग अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो इंडस रिवर के बीचों, इंडस रिवर के साइड में क्रिएट हुआ था। अच्छा, और एक बात बताइए, वो इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है और कहाँ से वो एम्प्टी होता है, ख़त्म होता है? देखिए, ये जो हमारा तिब्बतियन प्लाटू है इंडिया की, ये तिब्बतियन प्लाटू जो चाइना के अंडर में जाता है, वहाँ से वो ओरिजिन होता है नियर मानसरोवर एंड माउंट कैलाश। कैलाश के आसपास से एक ग्लेशियर होता है जिसका नाम है बोखारचू। कैलाश रेंज में ये ग्लेशियर है, वहाँ से वो निकल कर तिब्बतन प्लाटू, उसके बाद इंडिया के अंडर एंटर करता है लद्दाख में, और लद्दाख के बहुत एरिया वो कवर करता है और यहाँ पे आ जाता है चाइना के अंदर, सॉरी पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में आकर यहाँ पे वो अरेबियन सी में एम्प्टी होता है बाय फॉर्मिंग, आफ्टर फॉर्मिंग ए लार्ज डेल्टा लाइक गंगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे, इसी हिसाब से इंडस वैली चला। तो देखिए, जैसे हमारे गंगा के आसपास, गंगा के साइड में जिस तरह से एक बड़ा सा सिविलाइजेशन अभी चल रहा है, उसी टाइम पे इंडस वैली, मतलब उस टाइम पे थर्ड मिलेनियम बीसी में इंडस वैली के बैंक में जो इतना बड़ा एरिया था, वो डेफिनेटली बहुत ही फर्टाइल लैंड होता हुआ होगा। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन वो कैरी कर रहा था, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये अप्रोक्सीमेटली 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड हुआ था। समझ पा रहे हैं आप, मतलब सोच पा रहे हैं कितना बड़ा एरिया होगा ये? ठीक है, तो उसके बाद इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन कल्चर को बोला जाता है, सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन बोला जा रहा है, मतलब सॉरी इसका मतलब ये है, इसका जो आर्किटेक्चरल फॉर्म था, इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन था, वो एक अर्बन फॉर्म में बनाया गया था, ना कि एक रूरल फॉर्म में। बहुत ही डेवलपमेंट थी उनकी स्ट्रक्चर। और आपने तो पढ़ा होगा एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक और वो पहली बार देख रहे हैं, वो जान जाएंगे क्यों क्यों इसको अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता था। फिर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, यहाँ पे काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हमें मिले, सील्स मिले, पोटरीज, ज्वेलरीज एंड बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि एक्सकवेशन हुआ है, मतलब खुदे ही हुआ कुछ टाइम के बाद। मतलब जब ब्रिटिशर आ गए, बहुत सारे उनके साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, जो खुदे ही काम में इंगेज हो रहे थे, वो उनके टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सकवेशन हुआ था। और वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्समैनशिप के द्वारा भी ये बताया गया कि जो भी क्राफ्ट्समैन थे उनके पीरियड में, बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, बहुत एक क्रिएटिव माइंड के हिसाब से वो बना रहे थे सब कुछ। मतलब सोचिए, थर्ड मिलेनियम बीसी में वो जिस तरह की क्रिएटिविटी
थी उनके दिमाग में, जिस तरह से आर्किटेक्चर वो प्लानिंग, एक सोसाइटी की प्लानिंग कर रहे थे, एक अर्बन स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहे थे, वही सारी चीज़ें आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि आज के ज़माने में भी हम इतने डेवलप नहीं है जितने वो उस टाइम पे वो डेवलप थे। तो काफ़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से वो ख़त्म हो गई। द लार्जेस्ट सेटलमेंट लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये जितने सारे उनके सिविलाइजेशन थे, उससे सबसे बड़ा मतलब बड़ा सेटलमेंट था मोहनजोदारो में एंड हड़प्पा में, रिप्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविक प्लानिंग इन साउथ एशिया, को एग्जिस्टिंग विथ मेजोपोटामिया एंड इजिप्ट। उसी कंटेम्प्ररी टाइम पीरियड में, मतलब उसी टाइम पीरियड में जो कंटेम्प्ररी एरिया थे, उसके सामंजस्य वाला जो एरिया थे, सिविलाइजेशन थे, वो था मेजोपोटामिया एंड इजिप्ट। ठीक है, लेकिन उसको टक्कर देने वाला सिविलाइजेशन था हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इसकी जो सिविक प्लानिंग थी साउथ एशिया की सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल थी और बहुत नीट एंड क्लीन थी। अदर लार्जेस्ट सेटलमेंट में आ सकते हैं गनवरी वाला, रखीगरी, धोलावीरा, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक फाइन मतलब लार्जेस्ट थे। प्लान्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स, उनके जो रोड थे, जो प्लान्ड रोड बनाए गए थे, हाउसेस भी काफ़ी प्लान करके बनाए गए थे, ड्रेनेज सिस्टम, बाथिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ों को देखकर आप ये रिमार्क कर सकते हो कि उनकी जो प्लानिंग है एंड उनकी जो इंजीनियरिंग स्किल्स है, दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग दोज टाइम्स। जिस हद तक वो उनकी जो प्लानिंग थी, इंजीनियरिंग स्किल्स थी, वो काफ़ी डेवलप्ड थी, ये आप रिमार्क कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में लिस्ट आउट किया हो गया है, इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिला है, उसके भी मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है। तो आप ये कर सकते हो, मैं इसको रीड आउट नहीं करूँगी, क्योंकि करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगी, काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए, एक तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो के माध्यम से, या फिर आप नीचे दिए गए जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर उस चैनल पे, और यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे मैं डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पा के साइट्स के नेम दिया गया है, जिसको अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में प्रेजेंट है, बैंक ऑफ रिवर बैंक के अंदर, और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मिला है। और मोहनजोदारो वो भी पाकिस्तान में प्रेजेंट है अभी, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटाडेल, ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, ये सब के बारे में हम तो आगे डिस्कशन करने वाले हैं, फिर भी आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे खुदाई करके पाया गया है। नेक्स्ट आता है धोलावीरा, ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी था, अर्बन सिटी, ये गुजरात में प्रेजेंट है, और लार्जेस्ट आईबीसी सिटी डिस्कवर्ड ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये एक ओनली साइट है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और इस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिला हुआ था। लोथल, इसको आईबीसी के मैनचेस्टर बोलते हैं, और ये भी गुजरात में है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती है, जैसे डॉकयार्ड है, राइस हॉर्स भी यहाँ पे मिला है। देखिए, ये सारी चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है, मतलब ये जो भी यहाँ पे मिलती है ना, इसको थोड़ा आप नज़रअंदाजी नहीं कर सकते, बहुत अच्छी तरह से आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है मैच फिक्सिंग में कौन सी जगह में क्या मिलता है। ठीक है, राखीगृही, ये भी एक प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक प्रोविंस है। ठीक है, ये हरियाणा में प्रेजेंट है, और इसको भी लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ों मिला हुआ है। देखिए, यहाँ पे राखीगृही से क्या फाइंड हुआ है, 7 माउंट्स डिस्कवर्ड बिटवीन 1997 एंड 2000, और यहाँ पे 6 ऑफ देम डेट बैक टू 7500 BC। कॉर्पस ऑफ इंडस सील्स, इंस्क्राइब्ड लीड ऑफ इग्नॉट फाउंड, ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे फाउंड किया गया है। सिग्नेचर इंडस स्क्रिप्ट ऑन सील्स मेड ऑफ सिल्वर, मार्बल, टेराकोटा, ये सारी चीज़ों का भी यूज होता था वहाँ पे। हाउसेस विथ फायर्ड ब्रिक्स बिलोंगिंग टू रिच पीपल। ठीक है, फायर्ड ब्रिक्स को भी वो यूज़ करते थे। फायर मतलब जो बॉन्ड हुआ है, ठीक है, जो फायर में बॉन्ड हुआ है, बॉन्ड ब्रिक भी यूज़ करते थे, और अनबर्न्ड ब्रिक भी वो यूज़ करते थे। ठीक है, शोकेज, जार्स, टॉय मेटल्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मिला हुआ है, इसको थोड़ा देख लेना। ये है धोलावीरा, जो कि हड़प्पन सिटी का या ये रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात की जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे धोलावीरा है, और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये लगभग साउथ एशिया में 3rd to 2nd मिलेनियम बीसी के अंदर वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट माना जाता है इसको, और द साइट कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, सॉरी ये 3 पार्ट्स होता है, 3 पार्ट्स, सॉरी ये 2 पार्ट्स लिखा गया है। वर्ल्ड सिटी सिमेंट्री टू द वेस्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना।
डिस्कवर्ड, इसको 1968 में डिस्कवर्ड किया गया था एंड द साइट इज सेट अपार्ट बाय इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, इसकी वाटर मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया था और मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म भी इसकी बनाई गई थी, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे आगे। और वेरियस काइंड्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे मिला है जैसे कपर, सेल, स्टोन, ज्वेलरी ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टेराकोटा, गोल्ड, इवरी, ये सारी चीज़ों का भी वहाँ पे मिला गया है। तो अब मान के चल सकते हैं, ये पीआईबी से मिला गया है, निकाला गया है। आप मान के चल सकते हो कि उसी टाइम पीरियड से भी ये सारे मेटल्स की यूज होती थी, ठीक है। An exceptional example of a proto-historic Bronze Age urban settlement pertaining to the Harappan civilization। ठीक, नेक्स्ट कुछ आता है रोपर, जिसको फर्स्ट अर्बन साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इसको डिस्कवर किया गया था। ये पंजाब में मिलता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलेज, ठीक है। इस यहाँ पे भी डॉग बुरेड ह्यूमन इन ओवल पिट, ये सारी चीज़ों को मिला है यहाँ से, आप थोड़ा देख लेना। बलाथल एंड कालीबंगन, ये भी काफ़ी फेमस है जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें मिला हुआ है। फिर सुरकोटोड़ा जो कि गुजरात में है, बनोवाली हरियाणा ऑन ड्राइड ऑफ सरस्वती रिवर, ये हरियाणा में है और सरस्वती रिवर तभी चली आ रही थी, मतलब तभी सरस्वती रिवर फ्लो हो रही थी, लेकिन एक वक्त के बाद ना सरस्वती रिवर वैनिश हो गई, जिसके बाद वो सिविलाइजेशन भी खत्म हो गया। सिविलाइजेशन तभी सक्सेसफुली चलता है जब वहाँ के आसपास रिवर होता है, रिवर के बैंक में सिविलाइजेशन बहुत हद तक ग्लो करता है, मतलब उसके ग्लोरियस टाइम पीरियड होता है जब तक वो रिवर फ्लो करता है। रिवर सूखने के बाद सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फर्टिलिटी नहीं रहती, खाने की जो कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, फेमिन आ जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर आलमगीरपुर, इसको ईस्टर्न आईबीसी के ईस्टर्न साइड में आता है, ये मेरठ में है, यूपी ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिला गया है। सेरामिक आइटम्स भी यहाँ पे मिला था। मेहगढ़ जो कि प्रिकसर टू आईबीसी, ये भी पाकिस्तान में है, और पोटेरी, कपर टूल्स, ये भी मिला था यहाँ पे। छनोरदारो, इसको लैंडसीर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो और ये एक ओनली, ये पाकिस्तान में है, लेकिन ये ओनली इंडस सिटी है विदाउट सिटाडेल। सिटाडेल मतलब यहाँ पे पढ़ाऊँ या फिर आगे पढ़ाऊँ, क्योंकि आगे भी सिटाडेल के बारे में हम बात करेंगे। सिटाडेल मतलब आपको पता होगा कि हड़प्पन सिटी जो सिविलाइजेशन बना था, वहाँ पे एक अपर एरिया होती थी और एक लोअर एरिया होती थी। जो अपर एरिया को बोला जाता है सिटाडेल, जहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी हद तक डेवलप होती थी और यहाँ पे रिच कैटेगरी के जो लोग होते थे यहाँ रहते थे। अगर नीचे वाले एरिया में जो लोअर स्टेटस के जो पुअर लोग होते थे वो रहते थे। तो ये जो सिटाडेल है छानोदारो, यहाँ पे सिटाडेल नहीं थी, सब सेम बराबर के थे, ठीक है। फिर वीराना, ये भी ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड आईबीसी साइट इसको बोला जाता है, इसको भी याद रखना आप। कोट दीजी, ये पाकिस्तान में है। मदर गॉडेस, स्टार्टर्स ऑफ बुल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिला है। सुक्ता गैंदोर जो कि वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे वेस्टर्न पार्ट में ये आता है, ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ पे क्ले में, जो मिट्टी में बैंगल्स बहुत सारी यहाँ पे एक्सकवेशन किया गया है। बालू जो कि हरियाणा में है, और इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, यहाँ पे वेजिटेबल्स या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसकी एविडेंस मिलती है। दैमाबाद साउदर्न साइड ऑफ आईबीसी के साउदर्न साइड में आता है और ये महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ब्रोंज स्कल्पचर्स यहाँ पे मिला है, इंक्लूडिंग ब्रोंज चैरियट, ब्रोंज बफेलो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सकवेशन किया गया है। और कुछ है जैसे कि केरला नौधारो जो कि गुजरात में है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर यहाँ पे था। कोटबाला पाकिस्तान में था, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस यहाँ पे मिला है। मंद जो कि आईबीसी के नॉर्दर्न, देखिए ईस्टर्न में कौन है इसको याद रखनी है, आईबीसी के वेस्टर्न मोस्ट कौन है इसको याद रखनी है, नॉर्थ मोस्ट कौन है, साउदर्न मोस्ट कौन है, इसको तो जरूर याद रखनी है। और जो है जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न में, और कोलिस्तान रोही डेजर्ट, और ये वेस्टर्न पार्ट, थार डेजर्ट के वेस्टर्न पार्ट में आता है। मेडेवल फोर्ट, देरवार फोर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलता है। अदर प्रोमिनेंट साइट में आता है मेहगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, देसलापुर गुजरात में है, पबूमत गुजरात, रंगपुर गुजरात जहाँ पे राइस की एविडेंस होने में मिलता है, वो राइस यूज़ किया करते थे। शिखरपुर गुजरात में है, सनौली यूपी, ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा देख लेना। अमरी जो कि एक्चुअल रिमेन ऑफ राइनोसॉर्स भी वहाँ मिलता है।
Derwar Fort was constructed in 9th century by Rajput ruler Rai Jajabhati. Most of the mature Harappan sites in Kolistan had been abandoned around 1800 BC. मतलब ये जो कोलिस्तान रोचे डेजर्ट इसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, ये सबसे इसको बोला जाता है मैच्योर हरप्पन साइट, जिसको 1800 बीसी में अबैंडन कर दिया गया था। मतलब वहाँ से लोग सब निकल गए थे। शायद कुछ रीजन हो सकता है, रीजन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज था, मतलब लास्ट फेज था 2600 से लेकर 1900 बीसी तक। और यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कुछ साइट्स, जैसे कि देखिए यहाँ पे रोपर है, लक्ष्मी वाला, बनवाली, राखी ग्राही यहाँ पे आता है, मिथाली, ये सारी चीज़ें आप देखिए, लोथाल, यहाँ तक आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे आकर यहाँ तक आया है। छानूदारो जिसके बारे में हमने पढ़ा, फिर मोहनजोदारो सबसे जो बड़ा था मोहनजोदारो, फिर कोट दीजी, यहाँ पे अलादीनो, अमरी, बालाकोट, सोटका को, ये सारी चीज़ों आप देख लेना एक एक करके। जो भी वहाँ से मैंने लिस्ट आउट किया गया है वो कौन कौन सी जगह में आती है वो थोड़ा आप देख लेना। ये जमुना रिवर है, ये घाघरा हाकरा है, रवि रिवर है, अभी इंडस रिवर, हरप्पा यहाँ पे आता है। ठीक है, ये थोड़ा आप देख लेना ठीक से। यहाँ पे हरप्पन आईबीसी सिविलाइजेशन के जो एक्सकावेशन हुआ था, वहाँ जब एक्सकावेशन की बात आती है और एक्सप्लोरेशन की बात आती है, तब शिकारीपुरा रंगनाथ राव, इनका नाम डेफिनेटली आता है। इनको बोला जाता है द पायोनियर आर्कियोलॉजिस्ट। Dr. S.R. Rao was an eminent Indian archaeologist who discovered several significant Harappan sites, revolutionizing our understanding of ancient Indian civilization. तो इनको बोला जाता है उन जो हरप्पन साइट्स सिग्निफिकेंटली डिस्कवर्ड हुआ था, वहाँ पे इनका नाम काफ़ी हद तक आता है क्योंकि उनका रोल कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक आगे है। तो लोथल डिस्कवरी उन्होंने 1957 में कराया था, जिसमें हिज मोस्ट फेमस डिस्कवरी इसको बोला जाता है। और ये रिवील किया गया था सोफिस्टिकेटेड डॉक या टेक्नोलॉजी एंड अर्बन प्लानिंग। लोथल में किस तरह की अर्बन प्लानिंग हुआ था, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेकेंड है बेट द्वारका एक्सकावेशन, जहाँ पे उन्होंने अनकवर किया था इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन गुजरात कनेक्टिंग एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड। ठीक है, फिर स्क्रिप्ट एनालिसिस, यहाँ पे कंपेयर्ड द इंडस स्क्रिप्ट विथ फोइनिशियन अल्फ़ाबेट, मतलब कंट्रीब्यूटिंग द डेसिफरमेंट एफर्ट्स। मतलब इंडस स्क्रिप्ट के वो जो अल्फ़ाबेट की जो फोनिक्स वाला अल्फ़ाबेट है उसके साथ वो कंपेयर किए गए थे और कंट्रीब्यूटिंग टू डेसिफरमेंट एफर्ट्स। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल साइट लीडरशिप में भी उनका काफ़ी हद तक जैसे कि रंगपुर में जो एक्सकावेशन हुआ था वहाँ पे उनके कंट्रीब्यूशन था। हनूर में, आईहोल में, अदर सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट में भी उनका काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसी वजह से इनको पायनियर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं हमारे इंडिया में। अब हमारा टॉपिक का मेन कंटेंट आता है यहाँ पे, आर्किटेक्चर इन हरप्पन सिविलाइजेशन। किस तरह की आर्किटेक्चर थी? पहले तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग देखने को मिलेगा एक्सकावेशन साइट में, जो कि है ड्वेलिंग हाउसेस जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग सारा डिफरेंट मिलता है, और एक बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट प्लेसेस जिसको बोला जाता है वो है पब्लिक बाथ। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ बिल्डिंग आपको मेनली हरप्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी। ड्वेलिंग हाउस क्या है? जहाँ पे एक रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स है जो कि फैमिलीज वगैरह रहती थी। कोर्ट यार्ड इसके साइड में होता था, मतलब इसके अंदर कोर्ट यार्ड होते थे, मल्टीपल रूम्स होते थे विथ सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग। जो भी हाउस वो प्लान करते थे वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता था। वहाँ पे फैमिलीज के लिए, मतलब मेंबर्स के लिए रूम्स वगैरह होते थे, और उनमें कोर्ट यार्ड भी होते थे बीच में, और इसके साथ साथ उनके प्लानिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होते थे। ड्रेनेज प्लानिंग हो गया, किस तरह से रोड के किस साइड के फेस होने चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जाता था। पब्लिक बिल्डिंग ऐसा होता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स, जो कि एक ब्रॉडर पॉपुलेशन की सिविक नीड्स को फुलफिल करता है। डिफरेंट, जैसे हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसी तरह की उनकी पब्लिक बिल्डिंग्स होते थे, जहाँ की डिफरेंट पर्पजेस के लिए बनाया गया था। फिर एक थर्ड चीज़ होती है वो है पब्लिक बाथ,
जिसमें एक पब्लिक, देखिए यहाँ पे ये एक सिटाडेल हो गया, ठीक है, और ये हो गया उनकी स्ट्रक्चर, जैसे पब्लिक बिल्डिंग, लोग यहाँ पे नीचे भी रहते थे, ऊपर भी रहते थे। ऊपर जो अरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे वो होते थे, और नीचे वाला जो लोग होते हैं वो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक बाथ, इसके बाद यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इमेज, और यहाँ पे एक रिचुअलिस्टिक बात होता था। जो भी उनके फेस्टिवल्स रिचुअल्स वगैरह होते थे वो इसी जगह पे लोग जमा हो जाते थे, और यहाँ पे पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे। और हाइजीनिक कंडीशन भी यहाँ पे मेंटेन हुआ करता था, डेमोन्स्ट्रेटिंग एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ। मतलब हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस होता था, क्योंकि यहाँ पे पानी कैसे जम होकर ना रहे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे खासे हो, जो भी ये लोग नहा रहे हैं या फिर जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं वो भी हाइजीनिक तरीके से हो, वो सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखा जाता था। कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन्वॉल्व लेइंग मेनी लेयर्स ऑफ वेल बेक्ड brick joined together using gypsum mortar, showcasing advanced engineering knowledge। तो यहाँ पे एक एडवांस इंजीनियरिंग नॉलेज इसीलिए इसको कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक, जो ईंटे की यूज़ किया जाता था वो मल्टी लेयर्ड होते थे, मेनी लेयर में एक एक करके ऊपर ऊपर कर करके वो रखते थे, और वो वेल बेक्ड होता था। मतलब उसको जो बर्न्ड किया गया है अच्छी तरीके से फायर में, और अच्छे तरीके से उसको सूखा गया है, सन ड्राइड किया गया है, उसके बाद उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो एक बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन, कम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन दे सके, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अर्बन प्लानिंग, टू पार्ट सिटी, ठीक है। अर्बन प्लानिंग के बारे में हम देखेंगे। सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसको बोला जाता है एन अनप्रेस्ड सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। ऊपर का हिस्सा को बोला जाता है जो एक ऊंचा होकर ऊंचे मतलब एक रेस्ट प्लेटफॉर्म की तरह बनाया जाता है, उसको सिटाडेल बोला जाता था। और एक लोअर जो निचले वाला हिस्से में जो लोग रहते थे उसको बोला जाता था लोअर सिटी, ठीक है। ऑप्रेस्ड सिटाडेल, ये ऑप्रेस्ड, राइट, मैंने अनप्रेस्ड बोल दिया, ठीक है। ऑप्रेस्ड सिटाडेल जो एक ऊंचाई की तरफ वो एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट विथ लार्ज बिल्डिंग्स, ये सिटी के वेस्टर्न पार्ट में होता है, और ईस्टर्न पार्ट में लोअर सिटी होता है। यहाँ पे ग्रैनरीज आपको देखने को मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जो पब्लिक बिल्डिंग्स होता है वहाँ पे मिलेगा, पिलर्ड हॉल्स भी मिलेगा बड़ा बड़ा, जहाँ पे असेंबली वगैरह होता था। कोर्ट यार्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा सिटाडेल में, और ये स्मॉलर होता है एंड हायर होता है, छोटे, क्योंकि सोसाइटी में ना हमेशा अरिस्टोक्रेटिक लोगों को की जो काउंटिंग होते हैं, क्वांटिटी होती है वो कम होता है। ज़्यादातर लोग आम इंसान होते हैं, लेकिन उनसे जो फेमस होते हैं, अरिस्टोक्रेटिक होते हैं, रिच कैटेगरी के लोग होते हैं, वो कम होते हैं। इसीलिए सिटाडेल बहुत स्मॉलर होता था, लेकिन हायर होता था, मतलब एक ऊंचाई में रहता था। 40 से 50 फीट नॉर्मली, नॉर्मल रेंज से 40-50 फीट ऊंचाई में रहता था देन अदर एरियाज, ठीक है। लोअर सिटी जो होता है वो ईस्टर्न साइड, जैसे कि मैंने आपको कहा ईस्टर्न साइड में लोअर सिटी होता है विथ स्मॉल वन रूम्ड हाउस, जहाँ पे आपको एक रूम के घर देखने को मिलेगा फॉर वर्किंग क्लास पीपल एंड लोअर कैटेगरी के जो पीपल होते हैं। सम हाउसेस हैड स्टेयर्स इंडिकेटिंग डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन, जिनमें जो टाइप के लोग थोड़ा मिडिल कास्ट, मिडिल लेवल के होते हैं, मिडिल रिच होते हैं, वो उनका जो पास होते हैं वो डबल स्टोरी डुप्लेक्स की तरह वो घर बनाते थे। ओनली 6 सिटाडेल्स डिस्कवर किया गया है अभी तक, इंडिकेटिंग एक्सक्लूसिव यूज बाय प्राइएस्ट एंड और हायर क्लासेस। जो प्राइएस्ट होते थे, पुजारी वगैरह होते थे, और हायर क्लास के लोग होते थे, वो वो सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल बिल्डिंग्स लाइकली हाउस्ड रूलर्स एंड अरिस्टोक्रेट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा। मोहेंजोदड़ो वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन होमोजेनस हॉरिजॉन्टल यूनिट्स बट बिल्ड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। एक मोहेंजोदड़ो ऐसी एक जगह है जहाँ को जैसे डिस्कवर किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है, कि ये जो जगह को एक टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कंस्ट्रक्ट किया गया है। फिर आता है इम्प्रेसिव एम्फासिस ऑन हाइजीन। जो भी सिटाडेल हो गया या फिर उनके अर्बन प्लानिंग में लोअर सिटी में हो गया, जहाँ पे भी जिस तरह की होम बने या फिर जो भी प्लेसेस बनता है उसका हाइजीन के ऊपर ज़्यादा एम्फासिस दिया जाता था। बहुत पर्सनल हो गया या फिर पब्लिक बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे हाइजीनिक के ऊपर काफ़ी एम्फासिस मिलती थी। वेल्स प्रेजेंट एट मेनी साइट्स फॉर वाटर एक्सेस, वाटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपको कुआं देखने को मिलेगी। मेनी स्कॉलर्स ये आर्ग्यू किए थे कि मेसोपोटामियन पीपुल कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन
मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ बोलते थे। एंड न्यूमरस इंडस वैली सील्स भी डिस्कवर किया गया है मेसोपोटामिया में, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मेसोपोटामिया की ट्रेडिंग वगैरह भी होती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न क्या था वो। देखिए, अर्बन स्ट्रक्चर में वो जो जिस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती थी, टाउन्स लेड आउट सिस्टमेटिकली विथ रोड्स रनिंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। मतलब जो टाउन की जो रोड होती थी, ठीक है, रोड होती थी वो नॉर्थ साउथ, उत्तर से दक्षिण एंड पूरब से पश्चिम, इस तरह से उनके रोड होते थे। और ये इंटरसेक्ट करता था एट राइट एंगल्स। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट करता था, इस तरह के वो रोड्स बनाते थे। आजकल के ज़माने में भी हम उसी पैटर्न पे रोड्स यूज़ करते हैं, रोड्स बनाते हैं। और इस रोड बनाने के लिए वो बर्न्ट ब्रिक्स को यूज़ किया करते थे। ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स मतलब जिसको आप फायर में बर्न करके सोक अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है अनबर्न्ड ब्रिक में। अनबर्न्ड ब्रिक में आप उसको सन ड्राइड करते हो, ठीक है, फायर नहीं करते हो। तो लेकिन ये दिखा गया है उनमें कुछ स्ट्रिक्ट को रिलेशन नहीं था बिटवीन लेवल ऑफ प्लानिंग एंड साइज ऑफ सेटलमेंट। मतलब जिस तरह की सेटलमेंट होती है एक पब्लिक जगह पे, उसके साथ साथ ये जो टाउन की प्लानिंग होती है, रोड वगैरह हो गया, पब्लिक बात हो गया, जो भी चीज़ें है, वो इस तरह के कुछ रिलेशन वगैरह उनके नहीं होते थे, उनके बीच कुछ कुछ को रिलेशन नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मानिए, द रिलेटिवली स्मॉल साइट ऑफ लोथल। लोथल की एक स्मॉल साइट को देखा गया है जहाँ पे आप हायर लेवल ऑफ प्लानिंग देखोगे दैन कालीबंगन। कालीबंगन एक बड़ी एरिया है, लेकिन लोथल उससे छोटा एरिया है। लेकिन लोथल की जो डेवलपमेंट है उसके साइज से ट्वाइस साइज की डेवलपमेंट और रोड वगैरह जो भी प्लानिंग वगैरह हुआ है, लेकिन कालीबंगन में उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो इससे ऑथर ये कहते हैं कि कुछ कोरिलेशन उनकी नहीं है डेवलपमेंट के, कौन से सेटलमेंट में किस तरह की डेवलपमेंट होगी। हर एक जगह पे सेम पैटर्न की चीज़ें आपको देखने मिलेगी। उसके बाद एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ये हो गया ग्रिड पैटर्न। फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हर एक स्ट्रीट में ऐसे फीचर्स होते थे कि सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज होते थे रोड के साइड में। तो स्मॉल ड्रेनेज जो कि हाउसेस, रोड के साइड में हाउसेस रह गया, ठीक है, हाउसेस में जो भी ड्रेनेज वगैरह वो निकलते थे वो जाकर कनेक्टेड होते थे एक लार्ज ड्रेन में, ठीक है, जो कि रोड की साइड में होते थे। जिस तरह के देखिए, ये मान के चलिए एक हाउस हो गया, हाउसेस की एक हाउसेस से ये ड्रेनेज आ गया, ठीक है, और ड्रेनेज इस तरह से देखिए, हाउसेस से ये ड्रेनेज हो गया और ड्रेनेज आ गया, आकर ये मेन रोड के साइड में एक ड्रेनेज सिस्टम आ गया, और ये कि होल बड़ा सा पिट है जहाँ पे ये जाकर ड्रेनेज कंप्लीट, एक बड़ा सा ड्रेनेज वहाँ पे जाकर वो ड्रेन आउट होगा सब कुछ। और ये जो ड्रेनेज को अच्छी तरीके से कवर किया गया था, लूज कवर किया जाता है स्टोन स्लैब्स में या फिर ब्रिक्स में, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको कवर नहीं करोगे तो अनहाइजेनिक हो जाएगा, कोई भी गड्ढे में गिर जाएगा। तो इसी वजह से इसको स्टोन स्लैब में या फिर ब्रिक में कवर किया जाता था और लूज किया जाता था, क्योंकि बीच बीच में कभी अगर डैम क्लग हो जाती है ड्रेनेज, तो उसको साफ सुथरा करने में सुविधा होती है, क्लीनिंग करने में सुविधा होती है। तो सेस्पीट्स भी रेगुलर इंटरवल्स में होते थे। रेक्टेंगुलर सोक पिट्स होते थे फॉर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन। ये रेक्टेंगुलर पिट आप देख सकते हो, इसी तरह से कुछ रेक्टेंगुलर पिट होते थे और यहाँ पे सॉलिड जो वेस्ट होते थे वो कलेक्शन के लिए इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर हम बात करें तो जो हाउसेस बनाया जाता था वो कच्चा ब्रिक मतलब आप उसको सन ड्राइड करते हो, जो ब्रिक को बर्न्ट नहीं होती है फायर में, उस तरह की ब्रिक को यूज़ किया जाता है। लेकिन बाथरूम ड्रेनेज के लिए पक्का ब्रिक यूज किया जाता था, मेड वाटरप्रूफ विथ जिप्सम, ठीक है, उसको जिप्सम लगाया जाता था ताकि वो वाटरप्रूफ रहे, पानी के संस्पर्श में आकर वो खराब ना हो। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्टिफिकेशन एंड सिटी वॉल्स। फोर्टिफिकेशन माने किस तरह के सिटी को वो प्रोटेक्ट किया करते थे, सिटी वॉल्स किस तरह की थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, ये एक सिटाडेल हो गया, ये हो गया उनका लोअर पार्ट, लोअर वाला जो सिटी। तो यहाँ पे किस तरह की वॉल्स बनाया जाता है आप ये पिक्चर्स में देख सकते हो। तो ट्रेड कंट्रोल, ये फोर्टिफिकेशन और सिटी वॉल क्यों किया जाता था? पहले तो वॉल्स रेगुलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड मॉनिटर्ड गुड्स मूवमेंट। जो भी वॉल बनाया जाता था वो इसी पर्पज से बनाया जाता था कि कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सके,
ठीक है, और गुड्स की मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके, इसी वजह से होता था। मिलिट्री डिफेंस भी देते थे कि अनएक्सपेक्टेड जो इन्वाजन्स होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन, उनसे प्रोटेक्शन मिलने के लिए भी वॉल्स वगैरह बनाए जाते थे, बड़े बड़े वॉल्स होते थे। फ्लड प्रोटेक्शन, कभी कभार फ्लड्स भी, क्योंकि जो रिवर बैंक में होता था, कभी कभी जोर बारिश के वजह से भी फ्लडिंग के डर रहते थे, तो वॉल रहेंगे तो फ्लडिंग में भी काफ़ी मदद मिल जाएगी, फ्लडिंग मानसून में प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसी वजह से बड़े बड़े सिटी वॉल्स एंड फोर्टिफिकेशन किया जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दिखा गया है सिटाडेल सराउंडेड बाय ब्रिक वॉल्स फॉर एनहांस्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। कालीबंगन में भी बोथ सिटाडेल, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में ओनली सिटाडेल के सराउंडिंग्स बड़े बड़े सिटी वॉल होते थे, लेकिन कालीबंगन में दिखा गया है बोथ सिटाडेल एंड लोअर सिटी के सराउंडिंग में भी वॉल्स होते थे एंड कॉम्प्रहेंसिव फोर्टिफिकेशन होता था। कोटदीजी एंड अमरी ये जगह पे फोर्टिफिकेशन सिस्टम बिल्कुल दिखा ही नहीं, शोइंग वेरिड अप्रोचेस टू सिटी प्लानिंग, लेकिन अलग सारे सिटी प्लानिंग देखने को मिले, लेकिन सिटी वॉल्स यहाँ पे नहीं मिला। तो ये आप याद रख सकते हो, मे भी हो सकता है एमसीक्यू में कभी कभार आ सकता है। अनलाइक इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली साइट्स लैक लार्ज मोनुमेंटल स्ट्रक्चर्स सच एज टेम्पल्स, पैलेसेस फॉर रूलर्स, सजेस्टिंग ए मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी। जैसे कि होता था इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कि वहाँ पे वो अपने टेम्पल्स वगैरह बनाते थे और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते थे, मोनूमेंट, इस तरह की कुछ चीज़ें हमको देखने नहीं मिली हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और जो कि ये बताती है कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी हमारे यहाँ पे चली आ रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिटाडेल, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हम कौन कौन से स्ट्रक्चर अवेलेबल थे वहाँ पे, अब एक एक करके सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिटाडेल जो कि ग्रैनरीज वहाँ पे होते थे, सिटाडेल मतलब क्या, जो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म होते थे वहाँ पे, और लोअर प्लेटफॉर्म तो लोअर बोला जाता था, और अपर प्लेटफॉर्म को बोला जाता था सिटाडेल। तो सिटाडेल में ग्रैनरीज हुआ करते थे, हमने पढ़ा पब्लिक प्लाथ भी होते थे, असेंबली हॉल्स भी होते थे, ये तीनों को मिलाकर ये सारी चीज़ें सिटाडेल में होते थे। तो ग्रैनरीज, व्हाट इज ग्रैनरीज, इट इज़ ए एडवांस स्टोरेज सिस्टम। ग्रैनरीज में हम क्या करते हैं, स्टोरेज ही तो करते हैं। तो इसको लेकिन बनाया गया था इन ए इंटेलिजेंट मैनर, इंटेलिजेंट डिजाइन हुआ था। ग्रैनरीज फीचर्ड स्ट्रैटेजिक एयर डॉक्स उसमें होते थे, रेस्ड प्लेटफॉर्म होते थे। मतलब देखिए, आप अगर नीचे सब कुछ स्टोर करोगे, अभी मॉडर्न टाइम में भी आप अगर खाली में नीचे कुछ गनी बैग में स्टोर कर लेते हो, तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसी वजह से इसको एक रेस्ड प्लेटफॉर्म में रखा जाता था, ताकि एक बहुत दिनों तक स्टोरेज अगर रहे, मॉइस्चर कंटेक्ट में ना आए। तो ये सारी चीज़ों भी उनको पता थी, इसी वजह से एयर डक्ट भी बीच बीच में होता था, ताकि वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो। रेस्ट प्लेटफॉर्म होता था, निचले के हिस्से से थोड़े ऊपर होते थे, प्रोटेक्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट एंड मॉइस्चर, इसी वजह से रेस्ट प्लेटफॉर्म किया जाता था। थ्रेसिंग एरिया भी होती थी उनकी ग्रैनरीज में, एक सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म वो बनाते थे, ब्रिक में हर कुछ ब्रिक की ज़्यादातर यूज होती थी, ओके। प्लेटफॉर्म्स ग्रैनरीज की दक्षिण एरिया में, जो ग्रैनरीज होता था उसकी साउदर्न साइड में एक बहुत बड़ी ब्रिक के सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, यूज्ड फॉर ग्रेन प्रोसेसिंग, ग्रेन की जो भी प्रोसेसिंग होती थी वहाँ पर होते थे। आपको देखने को वहाँ मिलेगा वेट एंड बार्ली चाफ फाउंड इन फ्लोर सर्विसेज, काफ़ी सारे एरिया में बार्ली एंड व्हीट की, मतलब गेहूं और बार्ली की चाफ भी यहाँ पे मिली हुई है। इसी से यही लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, अनुमान करते हैं, अजम्पशन कि मे बी इट वाज ए काइंड ऑफ, इट वाज यूज्ड फॉर द थ्रेसिंग पर्पज, ओके। नेक्स्ट मोहनजोदारो ग्रैनरी, मोहनजोदारो में सबसे बड़े ग्रैनरी मिला यहाँ पे। लार्जेस्ट बिल्डिंग कंसिस्टेड ऑफ 27 ब्लॉक्स ऑफ ब्रिक वर्क क्रीज कॉस्ट बाय वेंटिलेशन चैनल्स। यहाँ पे 27 ब्लॉक्स की एक ब्रिक वर्क आपको मिली, मतलब ईटे की जो वर्क होती है वो क्रिस क्रॉस मैनर में आपको मिली, और बीच में वेंटिलेशन चैनल्स भी आपको मिले। ब्रिक लोडिंग बेस बिलो रेस्ट ग्रेन्स इनटू द सिटाडेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मोहनजोदारो में मिला। हड़प्पा ग्रैनरीज के बारे में बात करें तो सीरीज ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म फॉर्मिंग द बेस ऑफ 2 rows of 6 granaries,
2 रोज ऑफ 2 रो में 6 ग्रैनरीज, यहाँ पे 6 ग्रैनरी और यहाँ पे 6 ग्रैनरी आपको हड़प्पा में देखने को मिली, जहाँ पे एक ये डेमोन्स्ट्रेट करता है सिस्टमेटिक फूड स्टोरेज प्लानिंग भी उस टाइम पे वो फॉलो कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट पब्लिक बाथ्स एंड असेंबली हॉल। ग्रैनरी के बारे में बात होगी और पब्लिक बाथ देखेंगे। पब्लिक बाथ में सबसे जो मेन चीज़ आती है वो है ग्रेट बाथ। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा पहली बार देख रहे हैं तो उनके बारे में उनसे वो यहाँ पे डिस्कस वो जो करेंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेट बात इसलिए है, ये एक जो मैं पहले स्लाइड में दिखा रही थी आपको, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में एक बात होती है, यहाँ पे डिफरेंट रिचुअल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो, जो ग्रेट बात है वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिली। इसकी जो साइज है वो 12 मीटर, 7 मीटर एंड 3 मीटर डीप, जो लेंथ होती है 12 मीटर की, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। विड्थ होती है लेंथ होती है 12 मीटर की, विड्थ होती है 7 मीटर की, और जो डेप्थ होती है वो 3 मीटर की। ठीक है, विथ फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स एट आइदर एंड, बोथ एंड में स्टेप्स रहती है जो आप चढ़कर नीचे जा सकते हो, ऊपर आ सकते हो। ऑन बेड मेड वाटर टाइट यूजिंग बिटुमेन, और जो निचले हिस्से में जो जगह है, ये जो जगह है जो स्विमिंग पूल में आप कंसिडर कर सकते हो, एक स्विमिंग पूल की तरह नीचे बिटुमेन दिया गया है। ठीक है, वाटर टाइट होने के लिए बिटुमेन दिया गया है। तो ये जो चीज़ है इसको वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था, मतलब यहाँ पे डिफरेंट रिचुअल्स वगैरह होते थे और ये वाटर मैनेजमेंट काफ़ी हद तक बहुत फैंटेस्टिक था। पूल फेड बाय नियर बाय वेल, इस पूल में जो भी पानी वगैरह होते थे ये वेल से निकलकर पानी यहाँ से आते थे। ठीक है, डार्टी वाटर ड्रेन्ड हो जाते थे टू ए लार्ज कॉर्बेल्ड ड्रेन्ड इनटू सिटी सीवेज सिस्टम। हमारे रोड साइड में या फिर सिटी में जो बड़े वाला एक सीवेज सिस्टम होता थे, यहाँ पे जो खराब पानी है ड्रेन होकर वो वहाँ पे चले जाते थे। देखिए कितने हाईली इंजीनियर्ड आर्किटेक्चर, इंजीनियर्ड वर्क उन्होंने बनवाया है। फिर सराउंडिंग फैसिलिटी क्या होता था, आरएफ उसके साइड में डिफरेंट गैलरीज होता था। ठीक है, रूम्स वगैरह भी होते थे कि वहाँ पे जाकर आप पब्लिक बात कर सको, रिचुअल कर सको, कुछ भी चीज़ें आप कर सको। 1 मिनट, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, बहुत गंदा दिख रहा है ना। ओके, हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रिवेलेंस ऑफ पब्लिक बाथ इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग इन हड़प्पन कल्चर, रिफ्लेक्टिंग डीप स्पिरिचुअल एंड हाइजीनिक वैल्यू। यहाँ पे वो कल्चरल जो भी सिग्निफिकेंस थी उनकी, कल्चरल चीज़ भी कर रहे थे और हाइजीनिक की भी इम्पोर्टेंस दे रहे थे, और यहाँ पे जो क्लींजिंग स्पिरिचुअल क्लींजिंग है वो उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस था। तो उसके बाद हमारा आ गया ग्रेट बाथ के, पब्लिक बाथ के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद आ गया असेंबली हॉल। ये जो ग्रेट बाथ हो गया ये सिटाडेल में मिलती है, ये लोअर सिटी में नहीं मिलती। ठीक है, पिलर्ड असेंबली हॉल ये था 20 पिलर्स अरेंज्ड इन रोज, मतलब 20 पिलर्स इस रोज में इस तरह से अरेंज होकर रोज ऑफ 5 रोज में 20 पिलर्स होते थे और इसके ऊपर एक रूफ वगैरह होती थी। इसको प्रोबेबली यूज किया जाता था सपोर्टिंग ए लार्ज रूफ। ठीक है, इसको यूज किया जाता था कोर्ट के लिए और स्टेट सेक्रेटेरिएट, मतलब कुछ वगैरह उनको डिस्कशन करना होता है या फिर असेंबली करना होता था तो उसी एरिया को वो यूज किया करते थे, ये पिलर असेंबली हॉल को, पिलर हॉल को। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लोअर टाउन हार्ड हाउसेस ऑफ वेरियस साइजेस रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट इकोनॉमिक स्टाटस, रिच हार्ड प्राइवेट वेल्स एंड टॉयलेट्स। जो लोअर स्टेटस में, लोअर एरिया में डिफरेंट साइज, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टाटस के पीपल रहते थे। रिच जो लोग होते थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था उनके पास प्राइवेट वेल्स होते थे, टॉयलेट्स वगैरह भी होते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फोटो डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये है ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो जिसके बारे में मैंने अभी बात किया। ये यहाँ पे स्टेयर है, यहाँ पे स्टेयर है, साइड में रूम्स भी वगैरह है जहाँ पे आप चेंज वगैरह कर सकते हो या फिर कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, गैलरी भी है, यहाँ पे लोग बैठ कर देख सकते हैं जो भी रिचुअल्स है। पिलर्ड असेंबली हॉल, यहाँ पे असेंबली वगैरह उनका होता था, कोर्ट्स होता था, सेक्रेटरीट वगैरह, यहाँ पे बैठ के सब डिस्कशन करते थे। और यहाँ पे ग्रैनरीज देख सकते हैं आप, हड़प्पा में जो पढ़े थे 2 रोज ऑफ 6 ग्रैनरीज। ठीक है, ये इस तरह की ग्रैनरीज होता था, बहुत वेल प्लान्ड होता था सब कुछ। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट हाउसिंग पैटर्न्स एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। जो भी हाउसिंग पैटर्न है उसके बारे में देखेंगे। सेंट्रल कोर्ट डिजाइन क्या है,
कि हाउसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस विथ रूम्स अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल कोर्टयार्ड। तो कोर्टयार्ड एक बीच में होता है और उसके साइड में आजकल के हमारे मॉडर्न स्टाइल में भी गांव में आप चले जाओगे इस तरह की, साउथ इंडियन में पर्टिकुलरली इस तरह के बहुत घर देखने को मिलेंगे। आप मूवी वगैरह में देख सकते हो और रूरल एरिया में भी काफ़ी इस तरह की रूम्स बनाया जाता है कि बीच में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है और उसके चारों तरफ डिफरेंट साइजेस के रूम होते हैं। ठीक है, जिसको जिस पैटर्न पे रूम चाहिए अराउंड ए सर्कुलर पैटर्न में होता है। लार्जेस्ट हाउसेस हैड पैसेज लीडिंग टू इनर रूम्स। तो वो जो बड़े बड़े हाउस होते हैं उनके मतलब बड़े बड़े रूम के भीतर एक कनेक्शन होती है स्मॉलर रूम को जाने के लिए। ठीक है, मान सकते हो यहाँ पे एक लार्ज रूम है या एक छोटा रूम है तो यहाँ पे एक पैसेज होता है। ठीक है, विथ एविडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट रिनोवेशन, धीरे धीरे वो रिनोवेट भी होता है। प्राइवेट अम्यूनिटीज़ क्या होता है उनमें, बिगर हाउसेस हैड सेपरेट प्राइवेट वाल्स। जो बड़े बड़े हाउस होते हैं उनमें प्राइवेट वेल्स होते हैं, बाथिंग एरियाज होते हैं, टॉयलेट होते हैं। जो पर्टिकुलरली रिच कैटेगरी के लोग होते हैं उनके पास इस तरह के हाउसेस होते हैं। बाथिंग प्लेटफॉर्म में ड्रेनेज वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, ऑफन लोकेटेड नेक्स्ट टू वेल। वेल के आसपास में ड्रेनेज एरिया भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद उसमें एक स्मॉल ड्रेन जो कि हाउसेस के अंदर से आता है एंड स्ट्रीट को हमने पढ़ा जैसे उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था, एक हाउसेस में जो भी ड्रेनेज होता है वो अंदर से आकर बाहर में जो रोड में एक ड्रेन होता है उसके साथ कनेक्टेड होती है एंड अल्टीमेटली ये जाकर रोड के साइड में एक बड़ा सा सीवेज ड्रेन होता है, वहाँ पे जाकर ये ड्रेन आउट होते हैं सब कुछ। ठीक है, इस तरह की अम्यूनिटीज़ होती हैं। प्राइवेसी सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डोरवेज और विंडोज़ भी होती है उनकी, जो कि जनरली लेन के फेस्ट साइड लेन्स, मतलब मेन रोड को वो ओपन नहीं होता है, साइड में जो लेन होता है वहाँ पे ओपन होते हैं। रेयरली ओपनिंग इनटू द मेन स्ट्रीट, जो बड़े उनके एनएच टाइप के जो रोड होते हैं उनमें वो लार्जली जो विंडोज एंड डोर होते हैं वो ओपन नहीं होते। नो हाउस हैड विंडोज ओपनिंग टू मेन स्ट्रीट्स। कोई भी घर में आप उनका एक फीचर्स था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, आईवीसी सिविलाइजेशन का, कि कोई भी उनका विंडो का डोर जो होता है फेस होता है वो मेन रोड की तरफ नहीं होता है। ठीक है, किचन फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हाउसेस में एक इंडोर होता है, आउटडोर, दी दो तरह की किचन वो यूज़ करते थे। आउटडोर किचन वो यूज़ करते थे वार्मर वेदर में, जो सनी वेदर है सन के टाइम में यूज़ किया जाता है ताकि घर में ज़्यादा हीट ना हो। और इंडोर जो होता है वो कूलर पीरियड, जब विंटर सीजन आता है वहाँ इंडोर यूज होता है ताकि घर में थोड़ा हीट हमको मिल जाए, तो इसी पैटर्न पे वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे प्रेजेंट डे विलेज में होता है कच्चा हाउसेस होता है, बाहर में एक छोटा सा होता है चूल्हा वगैरह होता है जो जिसमें हम ऊड वगैरह डाल के वहाँ पे रसोई करते हैं, उसी तरह की वो करते थे। मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन होता था। स्टेयर केस रिमेन सजेस्ट एक्सेस टू रूफ्स, छत तक जाने के लिए उनके पास स्टेयर भी होती थी, सेकेंड स्टोरी भी होती थी। सम मोहनजोदड़ो हाउसेस वर 2 स्टोरीज हायर मोर, वो 2 महला या फिर 3 महला इस तरह की वो घर भी बनाते थे। इंटीरियर फीचर्स क्या था, फ्लोर्स ऑफ हार्ड पैक्ड अर्थ, मतलब जो उनका फ्लोर था वो एर्देन होता था, बीच बीच में वो कभी कभी रीप्लास्टर भी करते थे और उसको जो सैंड होता था उसमें वो रेत में फिलिंग करते थे। सीलिंग्स प्रोबेबली कवर 3 मीटर हाई विथ वुडन बीम एंड क्ले रूफ्स। तो सील को जो सीलिंग होती है उसको वो कवर करते थे, वुडन बीम देते थे, फॉल सीलिंग जिसको आजकल के ज़माने में वो फॉल सीलिंग बोलते हैं, उसी तरह से वो क्ले रूफ बनाते थे या फिर वुडन की बीम भी वगैरह भी वो देते थे। गेटवे एंड बास्टिशन की अगर हम बात करें तो सम हरप्पन साइट्स हैड वन गेटवे लाइक एट लोथल एंड बल्लू कलीबंगन सुरकोटोडा, इस जगह पे आपको गेटवे भी देखने को मिल जाएगा। हैड 2 और मोर देन 2 गेटवेज, आपको एक से ज़्यादा बढ़कर एक गेटवेज देखने को मिल जाएगा। और गेटवेज वेर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके से होता था। एक होता था फॉर व्हीकुलर एक्टिविटीज़, मतलब जो भी उनके पास व्हीकिल होता था, व्हीकिल का मतलब आप मान सकते हैं कार्ट वगैरह जो भी यूज़ किया करते थे, क्योंकि तभी तो इस तरह की साइकिल, ट्रक, बस, स्कूटर ये सब तो नहीं था ना, तो कार्ट ओनली था, तो उस व्हीकल एक्टिविटीज़ के लिए एक गेटवे होता था। एंड अदर सम इम्पोर्टेंट स्पेशल इम्पोर्टेंस होता था, कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए दूसरा गेटवे बनाया जाता था। इन हरप्पन पीरियड द बास्टियंस वेयर कंस्ट्रक्टेड विद द फोर्टिफिकेशन वॉल, दे सर्व्ड एज वॉचिंग टावर्स। कुछ बास्टियंस बनाया जाता था ऊंचा ऊंचा करके, वो एक वॉचिंग टावर की तरह काम किया करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेक्निक्स। किस तरह की कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो यूज़ किया करते थे। विलेज कंस्ट्रक्शन के लिए वो नॉर्मली मॉड ब्रिक यूज़ किया करते थे विथ मॉड एंड रिड्स। जो मिट्टी के होते थे मॉड में जो ईटा वगैरह बनाते थे उसी तरीके से, और रीड्स की यूज़ करके वो यूज़ किया करते थे। ओकेजनली यूज्ड फॉर फाउंडेशन और ड्रेन्स। ये जो मॉड ब्रिक होती थी वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए और फाउंडेशन के लिए बहुत कम यूज हुआ करती थी, क्योंकि उस पर्पजेस के लिए वो बॉन्ट ब्रिक यूज़ किया करते थे। लेकिन अर्बन कंस्ट्रक्शन के लिए वो सन ड्राइड यूज़ किया करते थे एंड बॉन्ड ब्रिक्स, जो फायर में बॉन्ड होकर जो ईटा बनते हैं उसका, और सन बहुत सारे धूप में इसको एकदम मतलब हाई धूप में उसको सुखाकर उस तरह की ब्रिक को वो यूज़ किया करते थे। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में नॉर्मली बेक्ड ब्रिक्स को यूज़ किया जाता था एंड कालीबंगन में ज़्यादातर मॉड ब्रिक्स को यूज़ किया जाता था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। रीजनल वेरिएशंस क्या होते थे। रॉकी एरियाज जैसे कि कच्छ हो गया एंड सौराष्ट्र हो गया, वहाँ पे एक्सटेंसिव स्टोन यूज किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे रॉक अच्छी खासे मिल जाते थे। धोलावीरा जो कि एक फीचर ड्रेस्ड स्टोन वेनियर एंड स्टोन पिलर्स। धोलावीरा में आपको स्टोन पिलर्स भी मिल जाएंगे, स्टोन वेनियर हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है वहाँ पे काफ़ी हद तक स्टोन की यूज किया जाता था। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, इसको इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल बोला जाता था। ब्रिक्स लेयरिंग को इंग्लिश में ज़्यादातर वो यूज़ किया जाता है। इसको क्या करते हैं, ब्रिक्स लेड इन सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग साइड स्ट्रेचर एंड शॉर्ट साइड हेडर with alternate arrangement in consecutive rows for maximum load bearing strength। तो ज़्यादा लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए एक होता था लॉन्ग, देखिए लॉन्ग साइड स्ट्रेचर, एक लॉन्ग बनाते थे, उसके ऊपर छोटा छोटा पीस रखते थे। इससे क्या होता था, मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी कर पाते थे। मतलब बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन होते थे, वॉल्स वगैरह हो गए, सिटी वॉल्स हो गए, इसमें इस तरह की कुछ ब्रिक लेयरिंग को वो यूज़ किया करते थे। ठीक है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, जितना सारा यूनिफॉर्म ब्रिक साइज होता था उसका एक यूनिफॉर्मिटी होता था। जैसे कि 7 इंटू 14 इंटू 28 सेंटीमीटर के होते थे हाउसेस के लिए, एंड सिटी वॉल्स के लिए 10 इंटू 20 इंटू 40 सेंटीमीटर की ब्रिक की साइज होती थी, क्योंकि वॉल में थोड़ा आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए और सिटी वॉल्स थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से उसमें थोड़ा ज़्यादा साइज की ईटा यूज होती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम, ये कैसा होता था। तो देखा गया है मोहनजोदड़ो में लगभग 700 प्लस आपको वेल्स मिलेंगे। मोस्ट हाउसेस आर एटलीस्ट वन प्राइवेट वेल, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन था, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। इसी वजह से वहाँ पे, क्योंकि अर्बन होगा तो वहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक स्टाटस डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से उनके पास पैसा होते थे, प्राइवेट वेल्स होते थे। तो हर एक घर में आपको एक प्राइवेट वेल मिल जाता था, प्लस पब्लिक वेल्स भी होते थे अलॉन्ग मेन स्ट्रीट्स। ठीक है। धोलावीरा में उस तरह से देखा गया है कि वाटर रिजर्वर लगभग 16 वाटर रिजर्वर्स आपको मिला विद इन सिटी वॉल्स, कवरिंग 36% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। ठीक है। जितना तो जितना उनका वर्ल्ड एरिया था, वॉल बनाया गया था सिटी के अंदर, जो भी वर्ल्ड एरिया था उसका देखा गया है 36% एरिया में वो रिजर्वर बनाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में ये बात मैंने बोला कि लगभग आपको मोर देन 700 लार्ज नंबर ऑफ वेल्स मिले। मोस्ट हाउसेज आर प्राइवेट वेल्स, पब्लिक वेल्स। ठीक है। फीवर वेल्स बट सेंट्रल डिप्रेशन में रिप्रेजेंट टैंक और रिजर्वर सर्विंग सिटी इनहेबिटेंट्स। हड़प्पा में देखा गया है, देखिए मोहनजोदड़ो में इस तरह की वेल्स मिले हैं। हड़प्पा में देखा गया है कि बीच बीच में एक सेंट्रल डिप्रेशन भी हो रहा था, रखा गया था, ताकि वहाँ पे एक टैंक और रिजर्वर का काम कर रहा था वो, जहाँ पे रेन थोड़ा ज़्यादा हो गया तब तो क्या करेंगे, वहाँ पे जाकर स्टोर होकर रहते थे, और बीच बीच में वो जाकर अलग कैनाल में प्रोवाइड करते थे, पानी प्रोवाइड करते थे। धोलावीरा की जो वाटर सप्लाई सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस था। Few wells but impressive water reservoirs lined with stone for water conservation। तो स्टोन में इसको बनाया गया था, इस तरह की रिजर्वर बनाया गया था, वहाँ पे कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन किया जा सके। ठीक है। तो उसके बाद और बहुत सारे ऐसे साइट्स थे जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की काफ़ी एडवांस टेक्निक हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अलादीनो नियर कराची पाकिस्तान में है, वहाँ पे एक इनोवेशन किया गया है कि वेल्स विथ वेरी स्मॉल डायमीटर एनाबल्ड ग्राउंड वाटर टू रेज हायर
ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर पॉसिबली फॉर फील्ड इरिगेशन। वहाँ पे देखिए हमें तो ये भी बात पता चली कि वहाँ पे राइस भी होते थे, वेट भी होते थे, बार्ली भी होते थे, क्योंकि उसकी भी एविडेंस मिली। तो इसका जाहिर सी बात है कि उनके पास कैनालिंग स्ट्रक्चर भी थी, फील्ड इरिगेशन की स्ट्रक्चर भी अवेलेबल थी, वो टेक्नोलॉजी उनको मालूम थी। तो यहाँ पे दिखा गया है कि छोटे छोटे वेल्स वगैरह भी वो बनाए जाते थे स्मॉल डायमीटर के, जो क्या करते थे ग्राउंड वाटर को रेज करते हैं ऊपर एक हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से ऊपर उठाते थे ताकि फील्ड इरिगेशन अच्छे खासे हो सके। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मिली है। धोलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ये सबसे काफी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है क्रूशियल सिस्टम बनाया गया था ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए, क्योंकि धुलावीरा जो एरिया है वो पर्टिकुलरली रन ऑफ कच्छ, जो वहाँ पे डिजर्ट एरिया जो बोला जाता है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे कभी कभी वाटर की बहुत डेफिशिएंसी पड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं रेन वाटर को फ्रॉम मनहर एंड मनसर सीजनल स्ट्रीम्स डैम्ड एंड डाइवर्टेड टू सिटी रिजर्वर। तो वहाँ पे एक सिटी रिजर्वर बनाया जाता था। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए धोलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे छोटे छोटे वो जो उनका रेन वाटर जहाँ पे बारिश होता था उसको वो कंजर्व करते थे और एक केनालिंग के थ्रू चैनल के थ्रू वो भेजते हैं उनके जो सिटी के रिजर्वर है। ठीक है, और वहाँ से वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए वो पानी को यूज़ किया करते थे। लोथल में भी एक डॉकयार्ड सिस्टम बनाया गया है, वो आर्किटेक्चर देखिए आप, डिस्टिंक्टिव ट्रापेजोइडल बेसिन एनक्लोज्ड बाय बर्न्ड ब्रिक्स। बर्न्ड ब्रिक्स के अंदर एक वो स्ट्रक्चर बनाते थे और ये क्या करता था विथ स्लुइस गेट, एक छोटा सा गेट भी होता था उसको स्लुइस गेट बोला जाता था, एंड स्पिल चैनल फॉर वाटर लेवल मेंटेनेंस। वाटर के लेवल को मेंटेनेंस करने के लिए लोथाल के इसको बोलते हैं लथाल डॉक यार्ड, उसमें छोटा छोटा गेट भी होते थे और वाटर लेवल को भी इसी माध्यम से मेंटेन किया जाता था। तो कितने हायर लेवल के टेक्नोलॉजी वो यूज़ किया करते थे, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ओके, तो हमारा अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ किसको समझ में आ गया, कंप्लीटली समझ में आ गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड किया है या फिर कुछ छोड़ा है अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी हमारा लास्ट पार्ट आया है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम आज के ज़माने में इसको पढ़ रहे हैं। देखिए जो हड़प्पन, ये आंसर राइटिंग में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं जितना सारा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। फाउंडेशन पर सिविलाइजेशन, आपको ये तो आपको पता चल गया कि ये एक अर्लीस्ट नोटेबल अर्बन सिविलाइजेशन है, सेटिंग रूटीन्स पर्सपेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स पर फॉलोइंग इराज इन इंडियन हिस्ट्री। वहाँ से पता चलता है हमारे इंडियन कितना डिसिप्लिन थे, कितना स्ट्रैटेजिक थे, मतलब उनकी पर्सपेक्टिव के बारे में हमको बहुत अच्छी खासे हिसाब से पता चल जाता है। फिर ब्रदरहुड के बारे में भी हमें पता चलता है, इसका भी सिग्निफिकेंस है कि रिमार्केबली लिटिल इंटरग्रुप वायलेंस डिस्पाइट सेंचुरीज ऑफ चेंजेस। आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा कि उनके बीच कोई वायलेंस हो गया कि या फिर कुछ इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये सारे चीज़ों का भी हमने नहीं पढ़ा, बहुत कम, ये इसके बारे में कुछ नहीं है, रिटिन नहीं है। कल्चर वैल्यूड ब्रदरहुड विदाउट इकोनॉमिक डिविजन्स फ्रॉम एक्सेस वेल्थ। आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने पढ़ा ना, एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी था, मतलब वहाँ पे कुछ टेम्पल्स वगैरह नहीं थे, कुछ बड़े बड़े स्कल्पचर्स मतलब मोनूमेंट्स नहीं थे, हर एक तरह के सिटाडेल में। हाँ ठीक है, जो रिच सोसाइटी के हैं उनके तो कुछ ज़्यादा ऑपरेस्ड प्लेटफॉर्म थे, जो रिच सोसाइटी के थे वो थोड़ा लोअर पार्ट में रहते थे, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर वगैरह होते थे वो लगभग सेम ही होते थे, इक्वल ब्रदरहुड में वो जीते थे। इकोनॉमिक डिविजन्स इतने बड़े नहीं थे उनके अंदर, एक्सेसिव वेल्थ के वजह से इतना कन्फ्लिक्ट नहीं होता था। तो ये सारे ब्रदरहुड चीज़ों को वो स्प्रेड करते थे। ठीक है, एक्सटर्नल रिलेशन क्या होता था, फास्ट अर्बन सिविलाइजेशन एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, वो भी ये करते थे, क्योंकि हमें इजिप्टियन एंड मेजोपोटामियन साइट से भी काफ़ी चीज़ें मिली है। इस हमारे हमें आगे भी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे पोटेरी वगैरह स्कल्पचर्स वगैरह, कि उनके साइड में भी हमारे हड़प्पन कल्चर की या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें मिली है, जिसकी वजह से उनके टाइम पे भी उनके स्कल्पचर्स में, उनके खुदाई में भी मिला है कि हमारी चीज़ें वहाँ पे मिला है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग तो डेफिनेटली होती होगी, इंटरनेशनल रिलेशन होती होगी। तो पेविंग वे फॉर इमर्जिंग सिविलाइजेशंस एंड मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन फाउंडेशंस, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारे ट्रेडिंग उस टाइम से भी चली आ रही थी, जब ट्रांसपोर्टेशन की या फिर